দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা। ও আমার দেশে। वंदे मातरम साथियों, मातृभूमि सेवा संस्था एक बार पुनः एक अमर वीर की स्मृतियों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। मित्रों, क्या कहूँ मैं आज, कई बार क्रांतिकारियों को पढ़ते पढ़ते मन इतना भर जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण रूपेण निशब्द हैं। जितना उन्होंने हमारे लिए किया, निश्चित रूप से शब्दों के माध्यम से उन्हें वर्णन करना लगभग नामुमकिन सा है। आज के क्रांतिकारी की आगवानी मैं अपनी 4 पंक्तियों से करना चाहता हूं कि जलते अंगारों का जिसने पुष्प समझकर वर्ण किया, जलते अंगारों का जिसने पुष्प समझकर वर्ण किया, भूख लगी तो कोड़े खाकर स्वयं उदर का भरण किया। भूख लगी तो कोड़े खाकर स्वयं उदर का भरण किया। आनंद की सारी परिभाषाएं बदल कर रख दी वीरों ने। राष्ट्रवेदी पर दर्द को सहकर सदा सुखों का हरण किया। राष्ट्रवेदी पर दर्द को सहकर सदा सुखों का वर्ण किया। जी हाँ, हमारे वो अमर क्रांतिकारी जिन्होंने काला पानी की दर्दनाक यातनाओं में से भी आनंद के उस चरम क्षणों की प्राप्ति की। ऐसा प्रतीत होता है हमारे ये क्रांतिकारी, जिनका नाम त्रिलोक्यनाथ चक्रवर्ती है। सन 1914 में जब इन्हें काला पानी की जेल की सजा सुनाई गई तो ये इतना ज़्यादा प्रसन्न हुए, इतना ज़्यादा उत्साहित हुए, जो आज का कोई राजनेता 7 सितारा होटल में चेक इन करते समय जितना उत्साहित नहीं होता, उससे कई गुना ज्यादा उत्साहित एवं आनंद की अनुभूति हमारे इस क्रांतिकारी को तब हुई जब उन्हें काला पानी की जेल में भेजा जा रहा था। एवं तब उन्होंने ये कहा अपनी आत्मकथा में। मैं इनके बारे में कुछ भी कहने से पहले आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारी मातृभूमि सेवा संस्था की, हमारी राष्ट्रभक्त बहन श्रीमती बलजिंदर कौर बंसल जी का, जिन्होंने हमें वह महत्वपूर्ण जानकारियां मुहैया कराई कि हम पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको ऐसी जानकारियां देने में समर्थ हुए, सक्षम हुए, जो आपको कहीं भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त संभवतः नहीं हो पाएंगी। तो मैं कह रहा था आपसे कि जब काला पानी की जेलों में जाने का अवसर आया हमारे इस क्रांतिकारी के पास, तब इन्होंने जो वक्तव्य दिया, जो बात कही, वह सुनकर निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्रभक्त का मस्तक गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। उन्होंने इस प्रकार जताने का प्रयास किया जैसे वो कहीं जेल नहीं जा रहे हैं, बल्कि स्विट्जरलैंड में 6 रात और 7 दिन के किसी आनंद की यात्रा में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल होते ही कितने हैं, चुटकियों में निकल जाएंगे। वह काला पानी की जेल जहां 8-8 घंटे कोल्हू के बैल की तरह कार्य करवाया जाता था एवं उसके बाद डंडा बेड़ी डालकर काल कोठरी में पटक दिया जाता था ताकि क्रांतिकारी ढंग से बैठ भी न पाए, सोना तो बहुत दूर की बात है। उस काला पानी की जेल के लिए हमारा एक क्रांतिकारी कहता है कि 15 साल होते ही कितने से दिन है, ये तो चुटकियों में निकल जाएंगे। यह राष्ट्रभक्ति का आनंद होता है मित्रों, जब रगों में संपूर्ण वेग के साथ रक्त प्रवाहित होता है राष्ट्रभक्ति का, तब कोई यातनाएं और कोई दर्द महसूस नहीं होता, सिर्फ उस आनंद की प्राप्ति होती है जिसे शायद हमारे संत शिरोमणि कठोर तपस्या कर मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। जी हाँ, हमारे इस क्रांतिकारी ने भी जेल के एक एक दिन को
कठोर तपस्या के समान माना, वह तपस्या जिसमें मोक्ष स्वरूप अंततः हमें आज़ादी प्राप्त होगी। यही कारण था कि भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में एक ऐसा राजनीतिक बंदी जिसने 30 वर्षों तक जेलों में बिताए हों, वह हमारा क्रांतिकारी था त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती। इस अमर विभूति का परिचय कराने से पहले मैं स्वयं को इतना अधिक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह मेरी जिंदगी इन क्रांतिकारियों का गुणगान करने में ही, जिस प्रकार हमारे क्रांतिकारी भारत की आज़ादी के लिए उस स्वप्न की प्राप्ति में अपने चरम आनंद की अनुभूति महसूस करते थे, वही अनुभूति आज मातृभूमि के इस अदने से सिपाही को होती है इन अमर क्रांतिकारियों का परिचय देने में। तो हमारे इस अमर क्रांतिकारी का जन्म 2 अगस्त सन 1989 में बंगाल मेमन सिंह के कपास्तिया गांव में हुआ। अच्छा, बाल्यकाल से ही, जैसे कि मैं आपको हमारे हर वीडियो में कहता हूं कि बंगाल की हवा में ही, वहाँ के वातावरण में ही वो जादुई प्रभाव था कि देशभक्ति के चुंबकत्व से आकर्षित होकर हमारे नवयुवा, हमारे क्रांतिकारी मातृभूमि के लिए समर्पित होने के लिए आतुर हो उठते थे। तो ये बालक तो पैदा ही एक राष्ट्रभक्त परिवार में हुआ। पिता श्री दुर्गाचरण जी एवं भाई व्यामिनी चक्रवर्ती यह स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। राष्ट्रभक्ति का माहौल पूरे घर में था। यही कारण था कि बहुत ही अल्पायु में हमारे ये क्रांतिकारी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आगे आया। अब एक बहुत ही रोचक कहानी जो हमें श्रीमती बलजिंदर कौर बंसल जी ने बताई कि अपने स्कूल जीवन में यह जब हाई स्कूल तक आए, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। संस्कृत बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे और अध्यापकों को इनसे यही उम्मीद थी कि इन्हें वजीफा प्राप्त हो। वजीफा मतलब स्कॉलरशिप प्राप्त हो। तो यही एक लालच था अध्यापकों में कि उनका सर्वाधिक ध्यान इस कुशाग्र बुद्धि के छात्र में रहता था, लेकिन इस कुशाग्र बुद्धि छात्र का सर्वाधिक ध्यान मातृभूमि की सेवा में रहता था। ये ढाका समिति के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहते थे। अध्यापकों को यही शिकायत थी कि आप भले ही अपने समिति के कार्य करें, लेकिन हमें आपसे उम्मीद है आप ही वजीफा प्राप्त करेंगे, जो आज तक हमारे विद्यालय के किसी भी छात्र ने नहीं किया। अतः आप पढ़ाई में भी अपना ध्यान दीजिए। दुर्भाग्य से संस्कृत में बहुत कठिन पेपर आया, ये फेल हो गए। फिर भी इनके संपूर्ण अंक इतने थे कि ये द्वितीय स्थान पर आए। अब ये इतने निराश हो गए कि ये समिति के कार्य करने लगे, यह अपना परिणाम लेने तक नहीं गए। तो इनके अध्यापकों ने उन्हें बुलाया और कहा कि हम आपको अगली क्लास में पदोन्नत कर देते हैं, किंतु आपको सिर्फ समिति का कार्य तो आप करें, लेकिन साथ साथ आप पढ़ाई भी जारी रखें ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर हमारी उम्मीदों पर भी खरे उतर पाएं। तो 1908 की इंटर पढ़ाई से पहले ही हमारे इस क्रांतिकारी को समिति के कार्य करने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ से स्वयं अपनी आत्मकथा में ये क्रांतिकारी कहते हैं कि यही मेरे जेल जीवन की शुरुआत थी। जिस प्रकार कहा जा सकता है कि एक क्रिकेटर अपना पूरा कीर्तिमान बनाता है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अब इस क्रांतिकारी का ये डेब्यू जेल था, जहाँ पर अब इन्हें 30 साल की जेलों की लंबी यात्राएं करनी थी। हमें इतिहास में दर्ज करने के लिए इतने स्वर्णिम अनुभव देने थे कि हम पीढ़ियों पीढ़ियों तक इस क्रांतिकारी की चर्चा कर पाएं। तो 6 महीने के लिए जेल गए, जेल से वापस लौटे, किंतु बहुत ही जल्द पुनः 1909 में इन्हें ढाका षड्यंत्र में गिरफ्तार कर लिया गया। क्षमा कीजिएगा, यह पकड़े नहीं गए, ये कुछ 6-8 माह बाद पकड़े गए, किंतु सबूतों के अभाव में ढाका षड्यंत्र केस से इन्हें बरी कर दिया गया। किंतु ये क्रांतिकारी कहाँ चुप बैठने वाला था। पुनः इस क्रांतिकारी का नाम जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस में, जिसे बारिसाल षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। 1914 में इस क्रांतिकारी को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया एवं अब एक लंबी पारी, एक लंबी जेल यात्रा का प्रारंभ होने वाला था। बारिसाल षड्यंत्र में
सजा के रूप में इन्हें तकरीबन 15 वर्षों की अंडमान निकोबार काला पानी की सजा हुई। और हमारे ये तपस्वी, हमारा ये मनस्वी, हमारा ये क्रांतिकारी, क्रांति के शोलों को लेकर, राष्ट्रभक्ति के जज्बों को लेकर काला पानी की जेल में इस प्रकार जाता है मानो कोई रणविद्ध विजय करने के लिए निकल पड़ा हो। अब काला पानी की जेल में हमारे क्रांतिकारी अंडमान निकोबार में कई वर्षों तक रहते हैं, यहाँ 15 वर्ष रहते हैं लगभग, किंतु जेल में ही काला पानी की जेल में भी अगर जेल प्रशासन इनसे दुखी होकर, इनसे परेशान होकर, इनसे भयभीत होकर इनका स्थानांतरण बर्मा की मांडले जेल में कर दे तो क्या कहेंगे इस क्रांतिकारी के बारे में। हमारे क्रांतिकारी ने 1925-26 इनको मांडले जेल भेज दिया गया, जहां पर सौभाग्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस सानिध्य प्राप्त हुआ इन्हें। इस प्रकार 1929 में ये जेल से निकलते हैं, पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो जाते हैं। मध्य प्रांत में जाकर चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह से मिलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के सदस्य बनते हैं और पुनः उसी जोश एवं उत्साह के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में लग जाते हैं। यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ इतना इंगित करना चाहूँगा कि काला पानी की जेलों का एक एक क्षण इतना ज़्यादा भयभीत कर देने वाला होता है कि वहाँ से निकलकर पुनः सक्रिय रूप से क्रांति की गतिविधियों में शामिल होना, आप वीरता की ऐसी पराकाष्ठा को देख सकते हैं कि इस क्रांतिकारी में इतना जोश और इतना जज्बा था कि मातृभूमि के प्रति समर्पण का यह ताप इतने कष्ट, इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी शांत नहीं हुआ था। समानांतर रूप में कांग्रेस में भी भाग लेना प्रारंभ किया इन्होंने। 1929 के मशहूर लाहौर अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया एवं 1938 के रामगढ़ कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस क्रांतिकारी पर बहुत अत्यधिक प्रभाव था। बहरहाल इन्होंने किस जेल में ये नहीं रहे भारत की, 30 वर्षों तक इन्होंने जेलों में बिताया। 1932-33 में ये मद्रास की विभिन्न सेंट्रल जेल में रहे। काला पानी में भी इनके जो साथी थे मुस्तफ़ा ज्वाला, पुलिन बिहारी, पृथ्वी सिंह जी, भाई परमानंद जी, वीर सावरकर जी से इन्होंने काला पानी की जेलों में हिंदी सीखी। आप देखिए, बंगला जानने वाले क्रांतिकारी, इसको अंदर से ये महसूस हुआ कि भारत के यदि मैं क्रांति के में शामिल होना चाहता हूँ, संपूर्ण भारत में घूमना होगा, जिसमें हिंदी आना अत्यंत आवश्यक है। जेल में रहकर असंख्य यातनाएं, कोल्हू के बेल, देखिए क्रांतिकारी एक दूसरे को मतलब एक दूसरे का अध्ययन अध्यापन का कार्य भी करते थे। जेल में रहकर इन्होंने हिंदी भी सीखी। एवं इसी प्रकार 1932-33 में जब ये मद्रास की विभिन्न सेंट्रल जेलों में रहे, तब भी इनके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जैसे कैप्टन राम मेमन, जैसे कैप्टन श्री सदाशिव जी, एनटी रंगा जी, एमपी नारायण मेमन जो मालाबार षड्यंत्र के मुख्य, इन सब लोगों के साथ इन्होंने जेल में भी अपने महत्वपूर्ण समय गुजारा। साथ ही इन्होंने बंगाल की 6 अलग अलग सेंट्रल जेलों में भी अपने समय गुजारा। इस प्रकार 30 सालों का एक बहुत बड़ा अंतराल जीवन का इन्होंने हंसते हंसते जेल में इस प्रकार गुजारा मानो कोई छोटी सी एक मनुष्य की आयु न हो, कोई हजारों साल की आयु लेकर आए हों, और इतना प्रसन्न होकर गुजारा कि जेल यात्राओं को ये बहुत आनंद की यात्राएं समझते थे। इस प्रकार हमारे ये क्रांतिकारी जेल से निकलते, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये जेल गए, वहाँ से निकले। इस तरह से धीरे धीरे आज़ादी नज़दीक आने लगी एवं हमारी आज़ादी ने हमारे अमर क्रांतिकारियों का जो हश्र किया, क्षमा कीजिएगा, हमारे अमर क्रांतिकारियों का जो हश्र किया, वही हश्र हमारे इस अमर क्रांतिकारी का भी अब होने वाला था। दुर्भाग्य है मित्रों, मन दुखता है। नोआखली के दंगों में भी इन्होंने अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान की। हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि अब इनका मन टूट चुका था। भारत विभाजन में इन्हें उस दंश को झेलना था जो शायद काला पानी की सजा एवं गुलामी के दंश भी नहीं उन्होंने भी इन्हें इतना कष्ट नहीं दिया था, क्योंकि यह पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समाज से थे। एवं एक नियम इस तरह का बना दिया गया था कि पश्चिमी पाकिस्तान के जितने भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं वह तो शरणार्थी के रूप में भारत आ सकते हैं, मुख्य भूमि पर आ सकते हैं, लेकिन बंगाल की स्थिति में ये व्यवस्था नहीं की गई थी। अर्थात पूर्वी बंगाल, अर्थात जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान के जितने भी हिंदू अल्पसंख्यक थे
उन्हें भारत नहीं आने दिया गया था, उन्हें बांग्लादेश अर्थात तात्कालिक पूर्वी पाकिस्तान में ही रहना था। हमारे इस अमर क्रांतिकारी के लिए एक दुविधा की स्थिति थी, अतः इन्होंने उसी भूमि को चुना जहां पर इनका जन्म हुआ था, ताकि यह स्थानीय अल्पसंख्यक हिंदू साथियों का साथ दे पाएं, उनके कष्टों का, उन पर एक नए तरीके से जो नई सरकार के अत्याचार हैं उन जुल्मों के प्रति एक बार दोबारा नए सिरे से लड़ाई प्रारंभ की जा सके। हमारे क्रांतिकारी ने अंग्रेजों के साथ तो लड़ाई लड़ी, दुर्भाग्य देखिए जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो पुनः एक जिसे कह सकते हैं कि गैर राष्ट्र की सरकार के खिलाफ भी इन्हें युद्ध लड़ना था, जंग लड़नी थी। पूर्वी पाकिस्तान की सरकारों ने इनके साथ वही हश्र किया जो अंग्रेजों ने किया। अब भी इनका जीवन एक क्रांतिकारी का जीवन ही था, जीवन का बहुत ही अमूल्य समय, क्योंकि अब आज़ादी प्राप्त हो चुकी थी तथाकथित रूप से, इन्होंने पुनः यातनाओं में, जेलों में बिताया। इस प्रकार हमारे ये क्रांतिकारी अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन्हें भारत आने का अवसर भी मिला एवं 1 अगस्त सन 1970 को हमेशा हमेशा के लिए ये क्रांतिकारी इस दुनिया को छोड़कर मातृभूमि के श्री चरणों में समर्पित हो गए। मातृभूमि सेवा संस्था प्रशांत टहलियानी नमन करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है क्रांति के ऐसे महानायक जिनका स्मरण कर कर, जिनका परिचय देकर रोम रोम तो गौरवान्वित है ही सही, एवं ऐसा प्रतीत होता है कि इस महायज्ञ में एक छोटी सी भूमिका अदा कर कर जीवन को जीवंत बनाकर उसके अर्थ को प्रदान किया जा रहा है। अतः इस अमर क्रांतिकारी को एक बार मैं पुनः नमन करता हूँ। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। मित्रों, जैसा कि हर वीडियो में इन दिनों में आपसे जतिन दास जी की भूख हड़ताल का जिक्र करना नहीं भूलता हूँ। आज जतिन दास जी की भूख हड़ताल का 21वां दिन है। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63 दिनों में एक पड़ाव, 3 पड़ाव में से एक पड़ाव हमारे जतिन दास ने आज पार कर लिया है। 21वां दिन है। 21 दिन से हमारा अमर क्रांतिकारी, हमारा भूखवीर अन्न का एक भी दाना नहीं, अमानवीय यातनाएं, काल कोठरी, आमरण अनशन, जीत या मौत के जज्बे के साथ हमारा क्रांतिकारी चट्टान की भांति अड़ा हुआ है कि यहाँ तो अंग्रेजों को घुटने के बल टेकने को मजबूर कर देगा, यहाँ स्वयं मृत्यु का वर्ण कर देगा। ऐसे क्रांतिकारी को भी मैं बारंबार नमन करता हूँ। क्रांति की ऐसी ज्वाजल्यमान, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, ऐसी अमर यादों को मैं नमन करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।